खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछले धारावाहिक में आपने सुना सुभाष चंद्र बोस ने देश से बाहर जाने का फैसला लिया। पुलिस की कड़ी निगरानी को चकमा देने के लिए खुद का हुलिया बदला। सुभाष ने गूंगे बहरे पठान का वेश धारण कर भगत राम के साथ पेशावर से काबुल का सफर किया। सुभाष की पश्चिम से बात बन नहीं पा रही थी और पूर्व की ओर से सकारात्मक संकेत नहीं मिल रहे थे, लेकिन सुभाष का मन बार बार कह रहा था विश्व युद्ध देश को ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति दिलाएगा। सुभाष हर मकसद को खुद से दूर होता पा रहे थे। अब आगे उत्तम चंद, कुछ भी करो, मुझे बर्लिन या रोम पहुंचाने का रास्ता दिखाओ। द्वितीय विश्व युद्ध में यदि मैं अपने देश की आज़ादी का सूरज नहीं देख पाया तो समझो 50 साल और लग जाएंगे माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने में। यदि मैं आगे नहीं बढ़ सका और ब्रिटिश सरकार के हाथ लग गया तो वो युद्ध खत्म होने तक मुझे आज़ाद नहीं करेंगे। मैं आगे बढ़ने के लिए मौत को भी गले लगा सकता हूँ उत्तम चंद, और मैं नहीं चाहता कि मैं अंग्रेजों के हाथों लगूं और घुट घुट कर जेल में मरूं। मैं समझ रहा हूं आपकी मनस्थिति सुभाष बाबू, बस एक दिन का वक्त और दे दीजिए, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। बस सुभाष बाबू एक दिन का वक्त दीजिए, मैं सोचता हूं कि आपको कैसे बर्लिन और रोम भेजा जाए। देखिए, मुझे एक शख्स मिला है जो अपनी जान पर खेलकर आपको रूस की सीमा तक पहुंचाने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं। सीमा पर पकड़ा भी गया तो क्या होगा? बाबूजी, लेकिन मेरा मन उस शख्स के साथ आपको भेजने के लिए तैयार नहीं होता। मन में एक अजीब सा तूफान घिरा हुआ है। क्यों? क्या बात है उत्तम? दरअसल बात यह है कि जो व्यक्ति आपको सरहद तक ले जाने वाला है वो एक डाकुओं के दल का है। उसने सालों पहले पेशावर में कत्ल किया था, उसके बाद काबुल में आकर रहने लगा था। लेकिन सच बोलता हूं बाबूजी, वही एक शख्स है जो आपको हैंगो नदी पार कराकर पटकेसार गांव पहुंचा सकता है। और रही बात याकूब से बात करने की, तो याकूब से मैंने बात कर ली है। दरअसल दिक्कत यह है सुभाष बाबू के हैंगो नदी पे पुल नहीं है, खतरा बहुत है बाबूजी, तैरकर नदी पार करनी पड़ेगी। खूनी हो या डाकू, मैं खतरा उठाने को तैयार हूं। मैं नवाज़े शरीफ जाने के बहाने वहां से निकलने की कोशिश करूंगा। तुम याकूब से बात पक्की कर दो। ठीक है सुभाष बाबू, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अच्छा, अब मैं यहां से चलता हूं। ठीक है। सुभाष उत्तम की योजना पर काम कर ही रहे थे कि तभी एक दिन इटली के राजदूत की पत्नी सिरोना कैरोनी अपनी मोटर से उतरी और उत्तम चंद को एक लिफाफा थमा दिया। सुभाष ने लिफाफा खोला तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लिफाफे में रखे कागज का एक एक शब्द सुभाष को उनके उद्देश्य के करीब ले जाने वाला था। मिस्टर सुभाष, आपको लेने के लिए हमारे एजेंट रोम से निकल चुके हैं। विदिन 5 days आप तक पहुंच जाएंगे। रूस ने तार से आपको वीजा देने पे अपना सहमति भी भेज दी है। पासपोर्ट के लिए अपना फोटोग्राफ तैयार रखें। आपको लेने का इंतजाम हो गया है। आप तैयार रहें, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सुभाष के इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं। रोम के दूत काबुल आ गए। सुभाष का पासपोर्ट तैयार हो गया। सुभाष का भी नाजी वाला चोला अब बदल गया। वो नाजी से इटालियन बन गए। सुभाष को काबुल से विदा करने से पहले इटालियन राजदूत ने भोज दिया, जिसमें खास लोग शामिल हुए। और वो पल भी आ गया जब सुभाष अपने साथी भगत राम को छोड़कर आगे के लिए उड़ान भरने वाले थे। मिस्टर ओरलैंडो मज्यूटा यानी सुभाष चंद्र बोस ने काबुल से अपनी उड़ान भरी। ब्रिटिश साम्राज्य हिंदुस्तान को गुलाम कर जिस शान से इतरा रहा है, एक बार हिंदुस्तान से उसकी ताकत कमजोर हुई तो उसका साम्राज्य भरभरा कर गिर जाएगा। तेरी ये उड़ान हिंदुस्तान के 38 करोड़ लोगों के जीवन को आजादी की ऐसी सुबह देगी जिसमें ब्रिटिश हुकूमत का सूरज अस्त हो जाएगा। भारत मां के पैरों में पड़ी गुलामी की जंजीरें जरूर टूटेंगे सुभाष, जरूर टूटेंगे। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं? हेलो सुभाष, आई एम धवन। वेलकम टू बर्लिन। बहुत दिनों बाद देखा, बिल्कुल पहचान नहीं सका। सोच रहा था ये इटालियन कौन है, लेकिन जब तुमने डॉक्टर बोला मैं समझ गया, मैं सुभाष बाबू से मुखातिब हूं। चलें एयरपोर्ट से बाहर। हाँ चलिए, अब तो आपका साथ मिलेगा। ताजा हो जाएंगी वियना और बर्लिन की पुरानी यादें। क्यों नहीं, चलिए। आइए, बैठिए मोटर में। सुभाष बाबू, तानाशाहों की अंतरंग मंडली में कैसे आ गए? या इसे क्या कहूं, आपकी दीवानगी या निराशा, या अंधकार में कुछ भी ना दिखने पर कहीं भी छलांग लगा देना? डॉक्टर साहब, अंधेरे में नहीं, खुले आकाश में उड़ान भरी है। आज लंदन में केवल बम की गूंज है। पेरिस के लोग भाग खड़े हुए, रूस और जर्मन ने हाथ मिला लिया है, और देखना जल्द ही इंग्लैंड बर्बाद हो जाएगा। यह आपके देश की गुलामी की पीड़ा है या विश्वास की आवाज? काल चक्र किस दिशा में घूमेगा ये कोई नहीं कह सकता। युद्ध के बवंडर में हवा की दिशा क्या होगी, उसके बाद क्या होगा, कौन बचेगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन यह तय है कि ब्रिटिश साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कमजोर होते ब्रिटिश साम्राज्य में मैं हिंदुस्तान की आजादी देख रहा हूं। मिस्टर बोस, हिटलर के अलावा और कोई नाम दुनिया में आपके सामने है जिसने इतनी कम उम्र में जर्मन को बलशाली राष्ट्र बनाया, जिसके सामने कोई नहीं टिक पा रहा है? इतनी बड़ी सैन्य क्षमता तैयार की है कि ब्रिटेन की जड़ों को हिला रही है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर धवन। कोई और दूसरा नाम ही नहीं है। मिस्टर बोस, मुझे याद है वो सभा जिसमें हिटलर ने कहा था, ज़्यूरर पहले उनके हाथों को छाटो जिनने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पहले विश्व युद्ध भड़काने वाले अपराधी देश के रूप में जर्मन को खड़ा कर दिया था। जर्मन की दिल रोहाइनलैंड को इंग्लैंड फ्रांस ने बांट लिया था। उसी अपमान का बदला लेगा हिटलर। मिस्टर बोस,
अपने उन्हीं शब्दों को हिटलर साकार कर रहा है। पिछले साल हेल हिटलर ने फ्रांस की मजनी मोर्चेबंदी को ध्वस्त कर फ्रांस के ध्वज को धूल में फेंक कर जर्मन के अपमान का बदला लिया। फ्यूरर ने रेलगाड़ी के जिस डब्बे में बैठकर जर्मनी को अपमानित किया था, उसी को सजाकर फ्रांस के आत्मसमर्पण का जश्न मनाया था। सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, दृढ़ता इसी को कहते हैं। बदला इसी तरह लेना चाहिए, जिसे दुश्मन तो दुश्मन, दोस्त भी याद रखें। डॉक्टर धवन, बर्लिन पर हमला करने का साहस किसका हो गया? ये तो युद्ध में हमले जैसी आवाजें आ रही हैं। ये किसी हमले की चेतावनी नहीं है मिस्टर बोस, ये हिटलर के काफिले के गुजरने का संकेत है। हेल हिटलर! हेल हिटलर कहीं किसी समारोह में भाग लेने जा रहे हैं। इसी तरह निकलता है हिटलर का काफिला जर्मनी की सड़कों पर। जर्मन शेर की गुफा है मिस्टर बोस। इसमें प्राणियों को आते हुए तो देखा जा सकता है, लेकिन यहां से लौट कर जाते देखना आसान नहीं है। मैं समझा नहीं डॉक्टर धवन, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सब समझ में आ जाएगा मिस्टर बोस, सब समझ में आ जाएगा कुछ दिनों में। सुभाष जर्मनी के एक आलीशान होटल में राजकीय सुविधाओं के बीच रह रहे थे। चारों तरफ से जर्मन सिपाहियों का सख्त पहरा था। परिंदा भी वहां पर नहीं मार सकता था। सुभाष ने डॉक्टर धवन को रात के भोजन के लिए होटल में आमंत्रित किया। पार्टी में एक दो प्याले शराब जाते ही डॉक्टर के सिर से नशे का सुरूर बोलने लगा। क्या आपको लगता है मिस्टर बोस, हिटलर इतनी शान और शौकत और सुरक्षा के इंतजामों के बाद भी सेफ है? उसका मर्डर करने के लिए बर्लिन में ही बहुत से लोग वक्त के इंतजार में बैठे हैं। जो हिटलर को मारना चाहते हैं वो उसके आसपास ही मौजूद हैं। डॉक्टर चुप रहिए, दीवारों के भी कान होते हैं। यस बिल्कुल, मैं बिल्कुल चुप हूं, लेकिन एक बात सुनिए आप मिस्टर बोस। यस बिल्कुल चुप मिस्टर बोस। ग्रेस क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन है। उसके लोग सेना और सरकार दोनों में घुसे हुए हैं। ये कभी भी हिटलर को मौत के घाट उतार सकते हैं। तानाशाह की लोहे की दीवारों के अंदर षड्यंत्र की हिम्मत किसकी होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई षड्यंत्रकारी भेद पाएगा हिटलर की अभेद सुरक्षा दीवार को। अरे भेद सकता है मिस्टर बोस, भेद सकता है। सुना है ग्रीस का एक नेता सरकार में पैठ बनाए हुए है और उसकी बड़ी अच्छी पकड़ है हिटलर की तानाशाही मंडली में। जानते हैं आप मिस्टर बोस, कुछ समय पहले वो सम्मेलन का बहाना बनाकर अमेरिका भी गया था। वहां उसने रूजवेल्ट से भी मुलाकात की थी। फिर वो अपने मकसद में कामयाब क्यों नहीं हो पाया? अरे दुर्भाग्य था उसका। रूजवेल्ट को उसकी गतिविधियां नाजी होने वाली लगी। डॉक्टर साहब, हिटलर के बीच किसी विरोधी का रहना मुझे संभव नहीं लगता। हिटलर जैसे तानाशाह को चुनौती देने का साहस कौन कर सकता है, और वो भी बर्लिन में? डॉक्टर साहब, रात बहुत हो गई, अब आराम कर लेते हैं। गुड नाइट। अच्छा मिस्टर बोस, मैं चलता हूं। गुड नाइट। 1 मिनट। हेल हिटलर! हेल हिटलर!
डॉक्टर साहब ये क्या लगा रखा है? हेल हिटलर, हेल हिटलर। अरे सुभाष बाबू, पसंद हो या ना हो, लेकिन जर्मनी में रहना है तो हेल हिटलर तो कहना ही होगा। हेल हिटलर, हेल हिटलर। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर धवन को विदा कर सुभाष होटल के अपने कमरे में आ गए। सूटकेस से सामान निकालकर अलमारी में रख दिया और ऐसा करते हुए सामान के बीच से एमिली की फोटो गिरी। बस फिर क्या था, सुभाष सब कुछ भूलकर एमिली के साथ बिताए पलों में खो गए। वो कोमल आलिंगन, पूरा ख्याल रखने की चिंता में घिरी रहने वाली एमिली, ऐसा लगा उनके पास ही खड़ी हो और कह रही हो, मिस्टर बोस अब आराम कर लीजिए। एमिली की यादों के साथ सुभाष बिस्तर पर आ गए। उसकी यादों के स्पर्श के बीच उन्हें कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। सुबह सुभाष के कहने पर एमिली को लेने कुछ जर्मन सिपाही उनके घर पहुंचे। क्या आप ही हैं मैडम एमिली? यस, कहिए क्या चाहिए आपको? किससे मिलना है? विदेश मंत्रालय का ये लिफाफा आप तक पहुंचाने का आदेश मिला है। लिफाफा किसने भेजा है? पता नहीं मैडम, मोहर बंद है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सुभाष आ गए। उन्हीं का संदेश है, बर्लिन में है वो, मुझे बुलाया है। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? यस, मैं अभी तैयार होती हूँ। बर्लिन में कहाँ है सुभाष? हमें कुछ पता नहीं, जितना ऑर्डर मिला है उतना काम कर रहे हैं। विदेश विभाग के एक दूत के साथ एमिली का सुभाष के पास जाने का सफर शुरू हो गया। वो रेलगाड़ी से बर्लिन रवाना हुई। रास्ते में नाजियों की तानाशाही का मंजर कई जगह देखने को मिला। संगीनों के साए में बात कर रहा था जर्मनी। रेलगाड़ी की रफ्तार के साथ एमिली सुभाष के साथ अपने निजी पलों को समेटने लगी। न जाने कितनी बंगाली कन्याओं ने अपना बनाना चाहा होगा सुभाष को। लेकिन मुझ में न जाने ऐसा क्या दिखा जो मुझे अपना हमराही बना लिया। उनके मुंह से गुड़िया कितना अच्छा लगता है। आज भी उनके वो शब्द मेरे कानों में सुनाई दे रहे हैं। गुड़िया, क्या एक कॉफी मिलेगी? मैंने कई बार पूछा सुभाष से, आपने क्या देखा है मुझ में जो अपना कह दिया? कहते हैं तुम्हारी सरलता, सहजता के प्रभाव में सुभाष तुम्हारा हो गया और तुम्हारे साथ बह निकला। मैडम, यहां से होटल चलेंगे। ओके। ये मोटर हवा से तेज क्यों नहीं चलती?
मैं जल्द पहुंचना चाहती हूँ अपने सुभाष के पास। कितने दिन हो गए बंगाली बाबू को देखे हुए। कैसे पहुंच गए तानाशाहों के देश में? हिंदुस्तानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाजियों से हाथ मिलाने का उद्देश्य? छोड़ो, पहुंच जाऊं, फिर सारे प्रश्नों के उत्तर मिल ही जाएंगे। मैडम, हम होटल आ गए। यहीं तक पहुंचाना मेरी ड्यूटी थी। वेलकम एमिली, प्लीज कम, आओ। कैसी हो? जिस विरह वेदना के साथ छोड़ गए थे उसी में जल रही हूँ। मन में तूफान उठता था कई तरह की खबरें मिलने से। पता नहीं चलता था आप हैं भी या नहीं। अच्छा ये बताओ, कैसा रहा बर्लिन का सफर? सफर में ना तो मुझे पहाड़ों के गुजरने का आभास हुआ, न समय का। दोनों ही अकेले बिताए अपने दिन एक दूसरे को सुनाते रहे। सुभाष ने हिंदुस्तान से लापता होने से लेकर बर्लिन तक की यात्रा को सुनाया। खच्चर, विमान, बीहड़, सराय और गुप्तचरों से बचना, कभी पठान तो कभी मौलवी बनना तो कभी इटालियन बनना। सुभाष की ये रहस्य और खौफ से भरी यात्रा का वृत्तांत एमिली के लिए उत्सुकता को बढ़ाने वाला था। सच कहूं एमिली, मैं तो ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के नशे में हूं। उसके लिए कोई भी समझौता कर सकता हूं, किसी भी आग में खुद को झोंक सकता हूं। नाजियों की मांद मुझे बेहद सुरक्षित और अपनी सी लग रही है। हिटलर की तानाशाही से मुझे कुछ लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत से हिंदुस्तान की आजादी चाहता हूं और उसी उद्देश्य को लेकर बर्लिन तक का सफर तय किया है। कहीं तानाशाहों की मांद में शेर खुद का अस्तित्व भुला बैठा तो? ये गैस का चैम्बर कब किसके लिए तैयार हो जाए कोई नहीं जानता, सिवाय हिटलर के। जर्मन के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रूस से मदद के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। मैं समझ नहीं पाता कि रूस का लाल रंग मुझे क्यों अपने पास नहीं देखना चाहता। वो ब्रिटिश विरोधी होने के कारण मेरी मदद करना तो दूर, वो ये समझते हैं कि मैं ब्रिटिश का जासूस हूं। और आपके देश के नेता, उनका क्या कहना है? क्या कह रहे हैं वे? हमारे आंदोलन का ध्वज थामने वाले नेता महात्मा गांधी और जवाहरलाल ने यदि विश्व युद्ध के हालातों का फायदा उठाने के बारे में सोचा होता तो मुझे अपने प्राण दांव पर लगाकर यहां नहीं आना पड़ता। कुछ भी हो, लेकिन जर्मन तानाशाह देश है जिसका एक मकसद है, अपनी सरहद बढ़ाने के लिए हर हद को पार करना। इंग्लैंड कौन सा लोकतांत्रिक राष्ट्र है? उसके साम्राज्य का सिर्फ गुलाम बनाना ही उद्देश्य रहा है। मेरे राष्ट्र के पैरों में उसी की गुलामी की जंजीरें पड़ी हुई हैं, जिससे मैं उसे आजाद कराना चाहता हूं। पर जर्मन ही क्यों? मैं बहुत अच्छे से समझता हूं एमिली, ये तानाशाहों का देश है और ये एक ऐसी मांद है जिसमें हिटलर शेर है, बाकी सारे मात्र प्राणी हैं, जिसका जिंदा रहना ना रहना हिटलर पर निर्भर है। और मैं ये भी जानता हूं कि शेर की मांद से आज़ादी का सपना साकार करना कितना खतरों से भरा है। अब चाहे आकाश मिले या पाताल, घुस तो आया हूं जर्मनी में, और देखना है मिली, यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य से हिंदुस्तान की आज़ादी के सपने को साकार करूंगा मैं। बट जर्मनी से अच्छा आप हिंदुस्तान में रहकर आज़ादी के लिए संघर्ष करते। एमिली, वहां ब्रिटिश हुकूमत मुझे जेल में रखती। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने तक मेरी किस्मत में काल कोठरी आती। मैं एक ऐसा छटपटाता परिंदा होता जो पंख होने के बाद भी चार दीवारी से बाहर नहीं निकल पाता।
जब इतिहास चक्र तेजी से घूम रहा है, मेरा कारावास में कैद रहना कैसे संभव है? एमिली, अंग्रेजी साम्राज्यवाद जर्मनी के नाजियों से कम खतरनाक नहीं है। मेरे पास दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है एमिली। लेकिन आप विवेकानंद की पावन भूमि के हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान व्यक्तियों का सानिध्य मिला है आपको। गांधी जी जैसे अहिंसा के पुजारी के साथ संघर्ष किया। इतिहास आपसे पूछे बिना नहीं रहेगा कि आप जैसा विवेकशील देशभक्त कैसे हिटलर तक पहुंच गया। क्या जवाब होगा उस वक्त आपके पास? मैं युद्ध के उन्माद में डूबे जर्मन और साम्राज्यवादी ब्रिटिश में कोई अंतर नहीं समझती। एमिली, इतिहास के सवाल मेरे लिए आज उतनी चिंता का विषय नहीं है जितना मेरे देश की आजादी का सपना। जिस संस्कृति में शेक्सपियर जैसा शख्स जन्म लेता है, वही देश 38 करोड़ की आवाम को गुलाम बनाए रखता है। उसकी बर्बरता की पीड़ा से मेरी मां भारती करहा रही है। युद्ध के समुद्र मंथन से देखना एमिली, मेरे देश की आजादी निकलेगी। भले ही मुझे क्यों ना शिव की तरह जहर कंठ में धारण करना पड़े। इस मौके को छोड़ दिया तो समझो 50 साल और गुलाम रहेगा मेरा हिंदुस्तान। एमिली, मैं सब कुछ दांव पर लगाकर हिंदुस्तान से यहां आया हूं। गुलामी से मुक्ति के लिए आप जहां हैं, वो तानाशाहों की मांद है। अगले पल क्या होने वाला है कोई नहीं जान सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखना एमिली, मैं शेरों की इस मांद से बिना घायल हुए अपने देश के लिए आजादी की रोशनी लेकर जाऊंगा। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य भारत में अस्त होकर रहेगा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।